आ जाओ. So good evening everyone and welcome you all on the second class if I am not wrong. I think so first class आपकी अकाउंट्स की हुई थी और ये सेकंड क्लास आपका है फॉर द इकोनॉमिक्स. आप सारे बच्चे 12th के यहाँ पर बैठे हुए हो. मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम आने वाला है, आ चुका है? आने वाला है. अच्छा, आ नहीं चुका. तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आप स्टेटमेंट आपका होना चाहिए था कि सर एग्जाम अब आ ही चुका है. बट आप कह रहे हो कि एग्जाम आने वाला है. तो ये आने वाला नहीं है बेटा, आ चुका है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्जाम में कितनी जल्दी तेजी से आप आगे बढ़ जाएंगे और समय ऐसे ही खत्म हो जाएगा. एनीवे, इसमें आपसे सबसे पहले बिफोर गेटिंग स्टार्टेड दो तीन चीजें मैं आपसे क्लियर करूं और फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले जनरली आपकी जब मैराथन की क्लास रखी जाती है तो सबसे पहली क्लास मेरी ही रखी जाती है, सबसे पहली क्लास. बट फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट एक कैजुअलिटी हुई. आप देखोगे बेटा टोपी लगाकर मैं आया हूं, क्योंकि अभी मैं जितना गंदा दिख रहा हूँ इससे ज़्यादा गंदा तब दिखूंगा जब मैं टोपी निकाल दूंगा. तो आपके सामने यंग एंड इनोसेंट स्मार्ट सा बंदा, लहराती हुई जुल्फे, वो बेसिकली मैं गंजा हो गया हूँ. तो मेरे फैमिली में किसी बंदे की डेथ हो गई थी और जिनकी जो लास्ट मेमोरियल फंक्शन था वो डे बिफोर यस्टरडे था. तो मैं भी होम टाउन से आ रहा हूँ और अनफॉर्चुनेट आज ही मैं होम टाउन से यहाँ पर आया हूँ और डायरेक्ट मैं क्लास की तरफ आया हूँ. तो घर वालों ने बोला था कि या तो तेरे को गंजा होना पड़ेगा, नहीं तो मार मार के गंजा कर देंगे हम. तो ज़्यादा बेटर था कि मैं गंजा ही हो गया, दूसरा कोई रास्ता नहीं था. तो ये थोड़ा सा एक सिचुएशन था जिसके कारण आपकी क्लासेस थोड़ी सी शिफ्ट करके और अकाउंट्स वाले सर की क्लासेस पहले रखी गई और उसके बाद मैं आपकी क्लासेस लेने के लिए आया हूँ. हम लोग क्लास की शुरुआत करें. दो तीन बातें मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ और तभी बेटा आप आने का एक पर्पसफुल मीनिंगफुल क्लास यहाँ से लेकर जाओगे. अगर आप ये बातें नहीं समझोगे ना तो आपका आना टोटली वेस्ट है. और ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपकी क्लास लेने के लिए आपने भी बहुत सारी नुकसान झेली होंगी, जैसे आप अपनी क्लासेस को या फिर जो कुछ भी घर के काम होंगे या फिर वॉट एवर इट में भी, और कुछ नहीं तो कम से कम फाइनेंशियल लॉस, आने जाने का किराया, वो भी नहीं सर हम पैदल आ जाते हैं तो एटलीस्ट टाइम लॉस आपका हो रहा है. आप आए हो, क्लास में बैठे हुए हो और फिर यहाँ से जा रहे हो, तो लॉस तो दोनों तरफ से है. लेकिन मेरी अगर बात मानो तो बेटा मैं आपकी क्लास लेने के लिए इंटरमीडिएट की 2 क्लास कैंसिल करता हूँ, तब आपकी क्लासेस का टाइम शेड्यूल दिया जाता है. तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं और आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. याद रखिएगा, इस वेस्ट को अगर हमें मीनिंगफुल में कन्वर्ट करना है तो आपको एक चीजें क्लियर रखनी होगी कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस फॉर दिस क्लासेस. ये क्लास क्यों रखी गई है आपके साथ, क्या कारण था रखे जाने का. आपने 11th 12th में अपने रेस्पेक्टिव ऑनरेबल टीचर से सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं. हम लोग ऐसे 3-4 क्लासेस में क्या ऐसा झंडा गाड़ लेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प देने वाला है. जब तक ये बेसिक पर्पस क्लियर नहीं होगा ना, आपका यहां आने का और मेरा पढ़ाने का बेटा कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो मैं इन तीनों चारों चीजों को 3-4 पॉइंट में समराइज कर देना चाहता हूं. सबसे पहली बात, ये क्लासेस आपके लिए एक बूस्टर क्लास के तौर पे काम करेगी. यानी जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप जानते हो, मैं बेटा ये पूरी की पूरी क्लास लेने के पहले ये प्रिज्यूम करके चलूंगा कि आपको सब कुछ आता है. थिंक अबाउट इट कि जो चैप्टर आपके टीचर ने बेटा 3-3 महीने में कराया होगा, नेशनल इनकम कितने महीने चले थे? कम से कम 2 महीने तो चले ही होंगे. तो बेटा जो चैप्टर आपके यहां 2-2 महीने में पढ़ाया गया था, उस चैप्टर को बेटा मैं यहां पर 2 क्लास में खत्म करूंगा. मोस्ट प्रोबेबली जैसे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर आएगा, एक ही क्लास में निपटा दूंगा, जबकि वो क्लास भी आपका कम से कम बेटा लगभग 9-10 क्लास तो चला ही होगा कम से कम. तो मेरा यह कहने का मतलब है कि तुम लोग जो क्लासेस पढ़ के आए हुए हो, बहुत डिटेल आपने पढ़ा होगा, ऐसा मैं प्रिज्यूम करके चलता हूं. और जब मैं आपके साथ क्लासेस चालू करने जा रहा हूं तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये क्लास एक तरीके की बूस्टर क्लासेस होंगी. बेटा थोड़ा सा और पीछे बैठोगे ना तो मैं आई कांटेक्ट कर पाऊंगा. मोस्ट प्रोबेबली यहां बैठ जाओ या फिर वहां बैठ सकते हो. तो इधर देखिए बेटा, ये एक बूस्टर क्लास होगा. आप लोग जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हुए हो इस पूरे 8 महीने 9 महीने 10 महीने में, ट्रस्ट मी, यहां पर 3 से 4 या 5 क्लास जो भी क्लास मैं आपका लेने वाला हूं, इस क्लास में सब कुछ मैं समराइज कर दूंगा. और जब आप यहां से जाओगे तो एज फार एज द इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के लिए बेटा मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड हूं, तो जहां तक इकोनॉमिक्स का सवाल है, आपके एग्जाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आने दूंगा. आई रिपीट माई स्टेटमेंट, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट से बाहर से आ गया. यानी कि अगर आपने ये 4 से 5 क्लास जो कुछ भी ऑफर किया जा रहा है आपको, अगर आप ये सिर्फ 4-5 क्लास पढ़ लोगे, आपका 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स यहीं से आएगा. ये पहला मेरा प्रॉमिस है और ये लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूं. जब आप एग्जाम देने जाओगे और एक भी क्वेश्चन बाहर से आ गया, आई एम आंसरेबल फॉर दैट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा. ऐसा लगेगा कि मेरी कोई ट्रेन छूट रही है.
उसके पीछे सिंपल रीजन है, अगर मैं आराम आराम से चलूं तो या तो मैं टॉपिक कॉम्प्रोमाइज करूंगा, नहीं तो मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करूंगा। अगर मुझे टॉपिक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना और सब कुछ कंप्लीट भी कराना है, तो मुझे स्पीड, रिदम मेंटेन करना होगा। तो मैं बेटा यहां पर स्पीड मेंटेन करूंगा। पॉइंट नंबर 3, मेरे सामने आपकी एनसीईआरटी की प्रॉपर बुक रखी हुई है। कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का अगर मैं स्किप करा रहा हूं तो आप समझ लेना बेटा वो जानबूझ के मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि अनजाने में कर दूंगा। जैसे मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ चालू करूंगा बेटा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये पूरे के पूरे चैप्टर में मुझे याद है कि कम से कम 14 से 15 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और ये सारे 14-15 कॉन्सेप्ट, बेटा ये नोट्स का भी क्या काम है मैं आपको बताऊंगा, इस नोट्स का भी कोई काम नहीं है। ये पूरे के पूरे 14-15 कॉन्सेप्ट में मैं पूरे चैप्टर को समराइज कर दूंगा, और आप देखोगे कि सर हां लगभग 99% टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 99% टॉपिक। अब जो 1% टॉपिक होगा वो दो कारणों से मैं छोड़ूंगा, या तो वो आपको पता है ऑलरेडी, दूसरा नहीं तो वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको स्किप कर देंगे। पॉइंट नंबर 3, तो पहली बात बेटा कि आप लोगों का 100% कवरेज यहां से होके जाएगा जो भी चैप्टर होगा, क्योंकि मैं भी सिलेबस आपको पता ही है बेटा, आपकी 2 पार्ट में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी 2 पार्ट में है, और सब कुछ तो चूंकि क्लासेस लिमिटेड रखी गई है, या तो क्लासेस बहुत ज्यादा रखी जाती तो मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करा के भेज देता, लेकिन मेरे साथ क्लास आपकी लिमिट रखी गई है, शायद 4 या 5 क्लास समथिंग, और अगर बाद में चल के कोई बच्चा कहता है कि सर ये भी चैप्टर करा दो तो भी चैप्टर कराऊंगा, मतलब क्लासेस हमारी लिमिटेड रखी गई है। तो जो भी चैप्टर हम लोग करेंगे कंप्लीट करेंगे, और जिस दिन तुम यहां से जाओगे मैं आपको सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वो मैं यहां से करा के भेजूंगा। हर चैप्टर से 2-2, 3-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रॉब्लम उठा लेंगे लास्ट में, जो हमारा आखिरी क्लास होगा, और सारे चैप्टर का मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इकट्ठा आपको करा के भेज दूंगा। पॉइंट नंबर 2 कि आपको जो कुछ भी देखना है बेटा ध्यान से देखना है। पॉइंट नंबर 3 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स जो मैंने आपको दिया है ना, ये 1 डे बिफोर एग्जाम रिवीजन है। जब आप एग्जाम देने जाना, कल इकोनॉमिक्स का है, और आप लोग रास्ते में जो ट्रेवल करते टाइम पढ़ते हो यही पढ़ लेना। ओवरऑल मोटा मोटी इसमें सब कुछ मैंने एट अ ग्लैंस दे रखा है, बर्ड आई व्यू कहा जाता है, ओवरऑल सारे टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का। हम यहां पे जो रिवीजन करने बैठेंगे उसमें आपको मेहनत करना होगा, और मेहनत क्या करना होगा, आपको एक नोट्स मेंटेन करना है, कॉपी और पेन, यहां पर मैं लिखूंगा आपको भी लिखना है, और हम लिखते हुए पूरे चैप्टर को बेटा कंप्लीट कर लेंगे। अब यहां पर सुनिए बेटा, जैसे बात आती है लिखने की, बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि हम ना लिखें और काम चल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा कि मेरे को 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप लोग करोगे क्या कि 10-15 मिनट एवरीथिंग इज गुड, और 10-15 मिनट के बाद आप मेरी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो चुके होंगे। देखिए ये क्लास है, और क्लास बाइलेटरल एक्ट होता है बेटा, बाइलेटरल। मैं कुछ बोलूं, आप कुछ सुनो और उस पर रिएक्ट करो, और नहीं तो धीरे धीरे होगा कि मैं बोलता चला जाऊंगा और आप मेरी बातों से हट चुके होंगे, हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप होगी, बातें आप समझोगे नहीं। तो इसीलिए आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करूं, नहीं तो बच्चा क्लास में सोने लग जाएगा। आपको पता है ना, क्लास में लेक्चर चल रहा हो, मस्त कंफर्ट, नींद आ रही है, गद्दे वाला चेयर है, इससे अच्छी नींद का क्या ही किया जा सकता है। आपने देखा होगा बेटा कि लोग कहते हैं नींद नहीं आती, एक बार किताब उठाओ देखना नींद कैसे आती है। तो वो वाला खेल आपके साथ यहां पे चलेगा, इसीलिए बेटा आपको मेहनत करना है। तो आप लोग हो सकता है आज शायद नोट्स लेकर ना आए हो, या कॉपी लेकर नहीं आए, या पेन लेकर नहीं आए। अगर लेकर आए हो बहुत अच्छी बात, लेकर आ जाओ। अगर नहीं भी लेकर आए हो तो इस नोट्स में जहां पर जगह हो वहां पर, इधर देखो बेटा। और नेक्स्ट क्लास से जब आप आना इकोनॉमिक्स की क्लास लेने, तो प्लीज आप एक अपना नोट्स मेंटेन करना बेटा, प्लीज बात मत करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, बात मत करो। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर आए हो, कॉपी पेन उठा लो, अगर नहीं लेकर आए हो इसी नोट्स में आप लिखना चालू कर दो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से कॉपी लेकर जरूर आना। और बेटा ये पूरा मैं जो भी चैप्टर आपको कराऊंगा, वॉट एवर चैप्टर इट में भी, उस चैप्टर का बेटा मैं कंसाइज नोट्स आपको प्रिपेयर करा के भेज दूंगा। एक बात तो ये है बेटा, अब सुनिए आखिरी बात, मैं आप लोगों से 2 चीजें डिमांड करता हूं। आप लोग कॉपी पेन निकालने में कितना टाइम लग गया भाई। मैं आप लोगों से बेटा 2 चीजें डिमांड करता हूं। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, एक स्लोगन सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पर मैं तुमसे खून नहीं मांग रहा, और ना ही तुम्हें आजादी की जरूरत है, तुमसे ज्यादा आजाद कौन है। मैं तुम लोगों से समय मांग रहा हूं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं तुझे कॉन्सेप्ट दूंगा। बेटा क्लास में आना सिर्फ क्लास में आना नहीं होता,
क्लास में आके पढ़ना, क्लास में आना होता है। आप लोगों के मन में जितनी भी चंचलता है, इफ एंड बट्स है, इधर उधर की बातें हैं, आपको पता है बेटा ये सब चीजें 11th 12th तक चलती है, और आप लोग 12th के स्टूडेंट हो। जब हम प्रोफेशनल क्लास में जाते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो हमारा एटीट्यूड अलग होता है, और वो लेक्चर मेथड क्लास चलती है। टीचर क्लास में आया, कॉन्सेप्ट चल रहा है हाई लेवल का, सामने बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कॉन्सेप्ट का नाम सुन के, और प्रोफेशनल एवरीथिंग। लेकिन जब हम 11th 12th की क्लास लेने आते हैं तो हमें अपनी एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ता है। क्योंकि 11th 12th का बच्चा बेटा कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जैसा सीरियस नहीं हो सकता टुवर्ड्स एजुकेशन। तुम्हें वो आदत है कि तुम अपने टीचर को भैया बोलते हो, टीचर भी आपके क्लास में जाके आपके सर पे बाल पे हाथ फेर के, और बेटा तेरे को समझ आ रहा है, आप भी कहते हो हाँ समझ आ रहा है। तो आप लोग उस वाले कल्चर और इन्वायरमेंट से निकल के बाहर आए हो, और मैं आपको सोचूं कि 2 दिन में मैं आपको प्रोफेशनल बना दूं, नहीं बना पाऊंगा बेटा। लेकिन एक चीज जरूर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो कुछ भी टाइम दे रहे हो ना टुवर्ड्स योर एजुकेशन, आप मुझे 2 चीज दे दो। एक रेगुलरिटी, देखना इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं टिल द लास्ट सारे बच्चे कंटिन्यू नहीं करेंगे। सर कैसी बात कर रहे हो, मैं भी पहले क्लास में बात कर रहा हूं। और देखना ये होगा रेगुलरिटी, और जो बच्चा लास्ट तक यहां पर आएगा, आई कैन बेट यू कि आपका 12th एग्जाम का मैं बोलता हूं बेटा 99% चीजें यहां से कवर करा के मैं भेज दूंगा, एज फार एज द माई सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो रेगुलरिटी, और दूसरा बेटा सिंसियरिटी। क्लास में आइए तो सिंसियर रहिए, मजाक के टाइम पे मजाक और पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, डेट्स इट। फिर आप यहां से क्लास, यहां पर कितने देर के लिए तुम लोग हो? मुश्किल से 2 घंटा। सर 2 घंटा? हाँ बेटा, आपकी क्लासेस की टाइमिंग रखी गई है 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। लेकिन क्योंकि पहली क्लास है तो पहली और दूसरी क्लास आपकी हमेशा लेट स्टार्ट होगी, क्योंकि बेटा लास्ट मोमेंट तक बच्चा आते रहता है। तो हम लोग वेट करते हैं, जैसे मिनिमम कोरम पूरा हो गया क्लास चालू होगी। जैसे आज की क्लास 3 बजे चालू हुई थी, आप नेक्स्ट क्लास देखोगे तो 2:45 पे चालू हो जाएगा। उसकी तीसरी क्लास देखोगे 2:30 बजे शार्प में चालू कर दूंगा। तो स्टार्टिंग की 2 क्लास हमेशा लेट स्टार्ट होती है। तो आज की क्लास तो हमारे को पढ़ने के लिए बेटा मुश्किल से 1.5 घंटा या 1.25 घंटा टाइम मिल पाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर 2 घंटे का समय मिलेगा। तो आप सिर्फ 2 घंटा सीरियस हो जाइए। फिर उसके बाद जितने भी आपको मजे करना है, बंदियां पटानी है, सिगरेट पीना है, वॉट एवर इट में भी, आप लोग बेटा बस उस 2 घंटे के बाद कर लेना। मेरे साथ चलना, मैं भी सूटा फूंक लूंगा, लेकिन इस 2 घंटे आप सिर्फ क्वालिटी टाइम बेटा मेरे को दे देना। आप मेरी बात समझ रहे हो? आ जाइए नाउ, ऊपर वाले का नाम लेते हैं बेटा, और हम लोग फाइनली सीरियस होकर शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कॉपी पेन आपके पास में होगा, ताकि जो भी बातें मैं बोलूं एटलीस्ट बेटा उस चीजों को तुम सीख पाओ। आर यू श्योर? लास्ट में चलते चलते एक फॉर्मेलिटी होती है कि सर प्लीज बेटा बात मत करिए। लास्ट में चलते चलते एक फॉर्मेलिटी होती है कि सर आपने अपने बारे में बताया ही नहीं, जबकि प्रोफेशनल अप्रोच ये कहता है कि टीचर आए तो सबसे पहले अपने बारे में बताए और फिर वो क्लास की शुरुआत करे। फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं सबसे कम टाइम इसमें लूंगा, क्योंकि आप मेरे बारे में जान जाओगे तो ज्यादा जानोगे एज कंपेयर की मैं बोलूं। मेरा नाम प्रकाश पांडे है, और आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, और आपको पढ़ाने के लिए मेरा भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं। बाई क्वालिफिकेशन मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, LLB हूं, LLM हूं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हूं, और मेरा फिलहाल PhD बेटा कंपनी लॉ से चल रहा है। हमारे देश में आई एम द फर्स्ट फैकल्टी इन द इंटायर इंडिया जो कंपनी सेक्रेटरी और PhD करके बच्चों को बेटा कंपनी लॉ का प्रोफेशनल कोर्स कराता है। फर्स्ट फैकल्टी इन द इंटायर इंडिया। दिस इज माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन। बट मेरा मानना है टीचर होने के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। आप बोलोगे सर जब जरूरत नहीं होती तो आपने ये सब क्यों कर रखा है? फ्रेंकली स्पीकिंग, चमकाने के लिए। शुरू से डिग्री को कलेक्ट करना मेरा शौक रहा है, तो मैं ये डिग्री को कलेक्ट कर रहा हूं। नहीं तो बेटा याद रखिएगा, एजुकेशन का होना टीचर होने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। आपके सामने मैं 28 इयर्स का यंग एंड इनोसेंट बंदा खड़ा हूं। 29 अगस्त 1996 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। पिछले 7 सालों से मैं CA, CS और CMA के बच्चों को इंटरमीडिएट लेवल पे लॉ और ऑडिट्स, फाइनल लेवल पे लॉ और फाउंडेशन लेवल पर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। आप लोग हमारे देश के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट का नाम जानते होंगे, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, वहां पर लॉ का फैकल्टी आप मेरे को दिख जाओगे। मेरे साथ जब आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होगे, शायद वहां पर कहीं आप मेरी वीडियो देख लो, जो कुछ भी टॉप इंस्टीट्यूट का आप नाम जानते हो वहां पर एज अ लॉ फैकल्टी। मैं ये श्योर कर दूं कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए मैं सक्षम हूं, और आपको 100% यहां से क्वालिटी एजुकेशन देकर भेज दूंगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? आइए हम शुरू करते हैं। सारे बच्चे, एवरीवन, कॉपी पेन निकालो बेटा और शुरू हो जाओ मेरे साथ।
सबसे पहले बेटा हम मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को उठाते हैं, और मेरे बालक मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले वाला चैप्टर बेटा चालू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हां जी, नेशनल इनकम एंड क्या बोलो बेटा, रिलेटेड क्या बोलिए, एग्रीगेट्स। ये वाला पोर्शन मैं आपके साथ चालू करने जा रहा हूं। मेरा अपना टेक्निक है, जब मैं पॉइंट डालूंगा पॉइंट डालो, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ो। कभी कभी आप देखोगे कि मैं हिंदी में स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, आप भी उसको हिंदी में ही स्टेटमेंट लिख देना। डन करें? आइए साहब, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, आप सारे बच्चे जानते हैं बेटा, फोर्थ सेक्टर इन इकोनॉमी होती है। प्लीज लिखना चालू करिए, लिखते हुए हम सारे पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। आप सारे बच्चे जानते हैं इकोनॉमी की 4 सेक्टर होती है बेटा, और ये 4 सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर होते हैं? पहला बोलो बेटा हाउस होल्ड होता है, और दूसरा होता है बेटा क्या बोलो, फर्म्स। तीसरा कौन होता है बेटा? चोर, गवर्नमेंट। और उसके बाद कौन होता है बोलो बेटा? फॉरेन सेक्टर। उसके बाद होता है फॉरेन सेक्टर। बोलो ना बेटा, हाउस होल्ड को क्या हम बोल सकते हैं? कंज्यूमर। एवरीवन प्लीज यस नो। यस, हम इसको कंज्यूमर बोल सकते हैं। फर्म को हम क्या बोलेंगे बेटा? वेरी गुड, प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट के आने से बेटा टैक्स आ जाता है, फॉरेन सेक्टर के आने से एक्स माइनस एम, बोले तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। हां जी, कंज्यूमर बेटा करता है कंजम्पशन, तो सी आ जाएगा, और बेटा फर्म करती है इन्वेस्टमेंट, तो आई हो जाएगा। यस नो? हां जी, 4 सेक्टर इन इकोनॉमी। इकोनॉमी की 4 सेक्टर होता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, और क्या बोलो बेटा? फॉरेन सेक्टर। याद रखिएगा, आप लोगों के सिलेबस में केवल और केवल ये वाला पोर्शन है बेटा, इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में केवल यही है, लेकिन ये तीनों पोर्शन देखे, नॉट इन सिलेबस। जब सीए फाउंडेशन में आओगे या फिर किसी और प्रोफेशनल कोर्स में जाओगे तो आपको बेटा ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बाकी सेक्टर को भी। तो आ जाइए बेटा, यहीं पे चालू करते हैं टॉपिक नंबर 2, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। हेडिंग डालिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन क्या बोलो बेटा? 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो इधर देखिए बेटा सारे बच्चे, 2 सेक्टर में बेटा यहां पर कौन बैठा हुआ है बोलो? कंज्यूमर। और यहां पर कौन बैठा है बेटा? फर्म। सबसे पहले कंज्यूमर फर्म को क्या देता है? फैक्टर सर्विस। तो बेटा फर्म हमें क्या देती है? फैक्टर पेमेंट। जैसे बेटा हम उसको लेबर देंगे तो हमें वेजेस देगा, हम उसको कैपिटल देंगे तो हमें इंटरेस्ट देगा, हम उसको बेटा एंटरप्रेन्योरशिप देंगे तो हमें प्रॉफिट देगा। तो 2 सेक्टर में एक तरफ बैठा होता है कंज्यूमर, एक तरफ बैठा होता है फर्म। कंज्यूमर फर्म को कुछ देती है, फर्म कंज्यूमर को कुछ देता है। तो कंज्यूमर देगा बेटा फर्म को क्या बोलो? फैक्टर सर्विस, तो हमें देगा फैक्टर पेमेंट। हम फर्म के फैक्टर पेमेंट को बेटा री इन्वेस्ट कर देते हैं, किस पे बोलो? फर्म में। तो फर्म बेटा हमें प्रोडक्ट दे देता है, अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है। बोलो हाँ है ना? मैं अगर इस पूरे के पूरे इकोनॉमी फ्लो को दिखाऊं तो क्या ये इकोनॉमी फ्लो बेटा कुछ इस तरीके से काम करती है? क्या कुछ इस तरीके से काम करती है क्या कि यहां पर बैठा हुआ है हाउस होल्ड और यहां पर बैठा हुआ है क्या बोलो? फर्म। हम सबसे पहले क्या देते हैं? उसको देते हैं फैक्टर सर्विस। कम ऑन एवरीवन, हम उसको क्या देते हैं बेटा? जब हम उसको फैक्टर सर्विस देते हैं तो वो हमें क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स। अब इसी पेमेंट को बेटा हम सामने वाले फॉर्म में लगा देते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो वो बंदा हमें क्या कर देता है बेटा? गुड्स एंड, आवाज दे देता, क्या देता है बेटा बोलो? गुड्स एंड सर्विस। तो फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट, यही पेमेंट बेटा हाउस होल्ड फिर फॉर्म में लगा देगा कंजम्पशन के लिए, तो फॉर्म बेटा बदले में हमें क्या दे देगी? गुड्स एंड। आप इसको नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, आपको ये घर बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक तरफ हाउस होल्ड लिख दो, दूसरी तरफ फॉर्म लिख दो। आप एग्जाम में भी ये लिख सकते हो। आप एग्जाम में भी ये चीजें लिख सकते हो।
आपको कंजूसी नहीं करना, जो जो चीजें मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूं, लिखने के बोलूं, आप लिख लेना बेटा। भले आपको अभी लगता हो कि सर किताब में से ही तो लिखवा रहे हो, तो आप हमें किताब ही दे दो, दे दूंगा बेटा, तब भी ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज्यादा कंसाइज रिवीजन आपका हो जाएगा पूरा चैप्टर का, इसलिए आप इसको नोट कर लो। चल बेटा आगे, नोट कर लिया एवरीवन? बेटा अब आप ध्यान से देखो, आप इसके 1 और 4 सर्विस को देखो, 1 और 4 को, दैट इज फैक्ट। बेटा हो गया ना सारे बच्चों का? मैं आगे बढ़ूं? बेटा आपका भी हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इसके 1 और 4 को देखो तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, 1 फैक्टर सर्विस, 4 गुड्स एंड सर्विस। क्या इसमें मनी इन्वॉल्व है क्या? कम ऑन एवरीवन, मनी इन्वॉल्व है नहीं है? तो बेटा यहां पे लिखिएगा नो मनी इन्वॉल्व, नो मनी इन्वॉल्व। इसीलिए बेटा हम लोग इसको रियल फ्लो, कम ऑन, एक और नाम है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, या फिजिकल फ्लो कहते हैं। हम इसको रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो कहते हैं क्योंकि यहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप 3 एंड 4 को देखो, कंजम्पशन और 3 और किसको बेटा बोलो, 2 एंड 3 को, दैट इज अ कंजम्पशन और फैक्टर पेमेंट, तो यहां पर बेटा मनी इन्वॉल्व है। बोलो बेटा मनी, तो इसीलिए हम इसको मनी या फिर नॉमिनल फ्लो कहते हैं। मनी या फिर क्या कहते हैं बेटा? नॉमिनल फ्लो। बेटा याद रखिएगा, इससे मनी फ्लो मेजर होता है, प्रॉपर लिखिएगा, इससे मनी फ्लो मेजर्ड होता है। लेकिन इससे क्या मेजर होता है बेटा? क्या मेजर होता है? नालायको, जीडीपी मेजर होता है। यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में एमसीक्यू, इससे जीडीपी मेजर होता है। वाकई बात आपको नहीं पता थी? नहीं पता थी, कोई दिक्कत नहीं, ओके ऑल गुड। चलें आगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा? एनीवन? कोई मन में सवाल हो बेटा पूछ सकते हो। देखो हम यहां पे ससुराल में नहीं आए बेटा जो हमें शर्माना है, और ना ही हमें यह शर्माना है कि बगल वाला क्या कहेगा। बगल वाला अगर कहने वाला होता तो तुम्हारे बगल में थोड़ी बैठा होता। तो यहां पर कोई कुछ भी नहीं कहेगा, इसलिए आप यहां पर बिना शर्माए मुझसे हर छोटे मोटे पॉइंट पूछ सकते हो। और ये पहली क्लास है बेटा, पॉइंट नंबर 2 से आप मुझसे ज्यादा फॉर्मल हो जाओगे, और अभी आप बोल नहीं रहे हो, बाद में आपको चुप कराना पड़ेगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल फ्रैंक होके, हमको यहां पर 30 मार्क खा नहीं बैठे हुए हैं, हम सब कुछ यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आए हैं। और आपका भी उस पर, इधर देखो बेटा, आपका भी मेरे ऊपर उतना ही हक है जितना मेरे नॉर्मल स्टूडेंट्स का है। रीजन कि आप लोग यहाँ के स्टूडेंट हो या नहीं हो, लेकिन आपको बुलाया गया है क्लास लेने के लिए, तो आप 100% राइट के साथ हर छोटी मोटी चीजें पूछ सकते हो, इसमें शर्माना नहीं है। क्या इसमें पॉइंट नंबर 2 में आपको कोई दिक्कत है? मैं आगे चलूं बेटा? आ जाइए, हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी टॉपिक नंबर 3 पे। टॉपिक नंबर 3 बेटा, टॉपिक नंबर 3 में मैं आपसे बात करूंगा फेजेस इन इकोनॉमी। देखना बहुत प्यार से, क्या सारी चीजें कवर होती जा रही है क्या? कितने बच्चे बेटा एनसीईआरटी से पढ़ते हैं? बहुत बढ़िया। कितने बच्चे वीके जैन से पढ़ते हैं? वीके ओहरी टीआर जैन, ओके। और सुभाष दे की बुक से? ठीक है बेटा, ठीक है। आप किसी भी किताब से पढ़िए, इधर देख बेटा, आप किसी भी किताब से पढ़ो, कॉन्सेप्ट वही होगा जो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में कराऊंगा। आइए, फेजेस इन इकोनॉमी, प्लीज बात मत कर बेटा। मैं आपसे आ गया हूं टॉपिक नंबर किस पे? 3 पे। क्या बात करता है? फेज इन इकोनॉमी। बोलेंगे बेटा इकोनॉमी में कितनी फेज होती है? 3। सबसे पहला जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं जनरेशन फेज। दूसरा होता है बेटा, हम उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और तीसरा जो होता है बालक, उसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन फेज। बेटा ध्यान रखिएगा, जनरेशन फेज में प्रोडक्शन होता है,
क्या होता है बेटा बोलो? प्रोडक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वेजेस एंड इनकम बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। और याद रखिएगा बेटा, डिस्पोजिशन फेज जो होता है, इस डिस्पोजिशन फेज में एक्सपेंडिचर, खर्चा होता है, खर्चा होता है बेटा। तो इकोनॉमी के 3 फेज होते हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और क्या बोलो बेटा, डिस्पोजिशन फेज। हमारा यहां पे टॉपिक नंबर 3 भी खत्म होता है। तो मेरे तरफ देखो बेटा, पहला फेज, मैंने पहला टॉपिक क्या बताया आपको? एवरीवन, पहला टॉपिक क्या बताया मैंने आपको? 4 सेक्टर इन इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको क्या कराया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 सेक्टर। 3, 4 बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। और आ जाइए उसके बाद टॉपिक नंबर 3 में मैंने कराया फेज ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने फेज होते हैं? 3। बोलेंगे जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। जनरेशन में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में तुम इनकम वेजेस को बांटते हो, और डिस्पोजिशन में पैसे को खर्च करते हो। लॉक करें, आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में बेटा मैं स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। हाँ जी, स्टॉक एंड क्या बोलो बेटा? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आप स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बीच में एक लाइन खींचिए। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट के बीच में लाइन खींचिए। अब इसके पहले कि मैं आपको इसको पढ़ाना चालू करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? और जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने बेटा कैमरे से फोटो खींचा, मैंने कैमरे से फोटो खींचा, क्या कहेंगे इसको? स्टॉक। क्योंकि बेटा ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मान लो मिस्टर राम ऐसे डांस कर रहा था, मैंने फोटो खींचा, अब वो बाद में चाहे कुछ भी कहे, वो मोमेंट कैप्चर हुआ, बस खत्म, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है ये। हाँ है ना? क्या वो मिस्टर राम हमेशा ऐसे ही किया हुआ रहेगा क्या? नहीं साहब। लेकिन मैंने फोन से बेटा वीडियो रिकॉर्डिंग की, फ्लो, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम को कवर करता है। बोलो हाँ है ना? मेरे पास एग्जांपल है बेटा जो आपके टीचर ने दिया होगा, पता है मुझे आपके टीचर ने क्या एग्जांपल दिया है। अभी मैं पूछूं जवाब भी दे दोगे बेटा। बैलेंस शीट, तुम लोग बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट बनाते हो ना? तो बैलेंस शीट स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है? बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बैलेंस शीट बनाते हो एज ऑन या एज एट बनाते हो ना, लेकिन पीएनएल अकाउंट बनाते हो फ्लो, क्योंकि वो बनाते हो फॉर द ईयर एंडेड। बेटा ये एग्जांपल तो दिया होगा आपके टीचर ने, इतनी बेइज्जती मत करो भाई। दिया होगा ना एग्जांपल बेटा? ये भी एग्जांपल नहीं दिया? कितने बच्चों को बेटा ये एग्जांपल ही नहीं दिया गया? ईमानदारी से हाथ उठाना, अटेम्प्ट की कसम है। नहीं दिया। कितने बच्चों को ये एग्जांपल दिया गया? ठीक है बेटा, ये बच्चे एक्चुअली महंगे ट्यूशन में पढ़ते हैं, जिनकी फीस 1000 रुपए से ऊपर की है। तो कोई बात नहीं बेटा। इधर देखो, कोई भी चीज, मेरे तरफ देख बेटा, कोई भी चीज जो पॉइंट ऑफ टाइम होती है, फिक्स्ड होती है, उसे हम कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और वो कोई भी चीज बेटा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बोलो बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट। आर यू श्योर? तो आ जाइए स्टॉक में। पहले आप ये लिख ही लो बेटा, यहां से क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में। बैलेंस शीट और फ्लो कॉन्सेप्ट बेटा पीएनएल अकाउंट। प्लीज जो बच्चे अभी आए हैं बेटा शुरू हो जाइए। पॉइंट नंबर 4 से शुरू हो जाओ। उसके पहले क्या लिखा है बेटा बाद में लिख लेना, किसी बच्चे से फोटो मांग के। आ जाइए, स्टॉक में लिखिएगा, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मेरे बालक ये पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम। अब सुनो, आप मुझे बताओ, इसमें से कौन सा नॉन डायमेंशनल होता है, कौन सा डायमेंशनल होता है? यस, और ये क्या होता है? पहले आप लिख लो, मैं आपको समझाता हूं। नॉट डायमेंशनल, ये सब एमसीक्यू पॉइंट है बेटा, और ये डायमेंशनल होता है। हाँ जी, आसान शब्दों में बोलूं, नॉट चेंज्ड। लेकिन ये चेंज होते रहता है। दिल्ली से नोएडा कितना किलोमीटर है? फॉर एग्जाम्पल मान लो 20 किलोमीटर है। तो क्या कहते हो बेटा, कल ये 21 किलोमीटर हो जाएगा क्या? और बीते हुए कल में क्या ये 19 किलोमीटर था क्या?
नहीं साहब, ये फिक्स्ड है, हम इसे कहेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या कहेंगे बोलो बेटा? तो स्टॉक कॉन्सेप्ट जो होता है ना बेटा, वो नॉन डायमेंशनल होता है। डायमेंशनल मतलब घूमता हुआ या बेटा फ्लक्चुएटिंग नेचर का नहीं होता। और जबकि जो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होता है वो कौन से नेचर का होता है बोलो बेटा? यस, डायमेंशनल होता है। तो बेटा जब ये चेंज नहीं होता तो क्या मैं इसे कह सकता हूं स्टैटिक? स्टैटिक बोले तो बेटा फिक्स्ड। अरे होता है ना ये होता है बेटा, क्या बोलो? स्टैटिक अर्थात फिक्स्ड। हाँ, डायनामिक बोल सकते हो या नॉन स्टैटिक बोल सकते हो, या फिर इसको डायनामिक, कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ जी, हमारा दिल क्या है? दिल हमारा क्या है बेटा? स्टैटिक फिक्स्ड है या डायनामिक है? फ्लो कॉन्सेप्ट है बेटा। आज इस पे, कल उस पे, परसों उस पे। देखा है क्या आपने सुना है ना, दिल तो कबूतर खाना है, यहां पर सभी का आना जाना है। तो ये हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट है बेटा, फिक्स नहीं होता। हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिल जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। क्या है बोलो बेटा? ये स्टैटिक, नॉट स्टैटिक, डायमेंशनल, डायनामिक होता है बेटा। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है किसका? एक बार बोलो बेटा सारे बच्चे। हाँ जी, क्या है बोलो बेटा? अच्छा, एक बात और सुनो, इन्वेस्टमेंट, प्लीज बात मत कर बेटा। इन्वेस्टमेंट कहां लिखा जाएगा? इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक कहां रहेगा बेटा? ये सब एमसीक्यू पॉइंट में यूज कर रहा हूं। आप एनसीईआरटी बुक देखोगे, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। आप लोग कभी पीवाईक्यू उठा के देख लेना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड एज स्टॉक या फ्लो। तो बेटा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट को क्या माना जाता है? वेरी गुड। और चेंज इन स्टॉक को क्या माना जाता है? चेंज इन स्टॉक। हाँ जी, हो गया बेटा? ये एवरीवन नोट कर लिया आपने? तो यहां पर हमारा पॉइंट नंबर 4 बेटा खत्म होता है, जिसका नाम क्या है? स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। आवाज दो, स्टॉक एंड। बेटा ये जो भी बात मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं, चाहूं तो ये सारी बातें पॉइंट वाइज यहां से मैच भी करा सकता हूं, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा मैं आपको यहां से हाईलाइटर लूं और चालू हो जाऊं ना ऐसे करके, बेटा मेरे को बहुत मजा आएगा। जो बातें लिखी गई है वही बातें मुझे बोल देनी है, लेकिन मेरे को मजा आएगा। ध्यान रखिएगा बेटा, आपको मजा, थोड़ी देर बाद तुम सोना चालू कर दोगे, तो आपको जगाए रखने के लिए खुद को मेहनत करना जरूरी है। और आप ये जो नोट्स मेंटेन कर रहे हो, दिस नोट्स विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक बार बर्ड आई व्यू देखने के लिए कि पूरा कॉन्सेप्ट बेटा एट अ ग्लेंस कवर हो जाएगा। शुड आई मूव फर्दर? चलें आगे? यस एवरीवन, आ जाइए बेटा। उसके बाद हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। प्लीज बालक बात ना करें, बात ना करें। चलते हैं आगे, और हम आगे बात करते हैं बेटा इन्वेंट्री को लेकर। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर बेटा कौन सा है बोलो? यस, 5 है। कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम बात करेंगे बेटा इन्वेंट्री को लेकर। इन्वेंट्री, आप सारे बच्चे जानते हैं बेटा कि जो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड होता है, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, यानी गुड्स तो बन चुका है लेकिन अनसोल्ड है। साथ में बेटा तुम ले लो सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो बना ही नहीं है अभी, लेकिन वो रॉ मटेरियल स्टेज पर भी नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। प्लस ले लो बेटा तुम रॉ मटेरियल को, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स को ले लो, साथ में ले लो सेमी फिनिश्ड गुड्स को, और प्लस कर लो क्या बोलो बेटा? रॉ मटेरियल, विच कैन बी कैरी, क्या बोलो बेटा? विच कैन बी फ्रॉम 1 ईयर्स टू अनदर, फ्रॉम 1 ईयर्स टू क्या बोलो बेटा? अनदर, इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इसी को बेटा इन्वेंट्री कहा जाता है। तो मेरे बालक याद रखिएगा, कंपनी का वो अनसोल्ड फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहता है, 2014 में भी, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, हम उसी को कहते हैं कि ये कंपनी का इन्वेंट्री है। कम ऑन एवरीवन, हम उसको क्या कहते हैं? कंपनी का। तो बेटा बोलेंगे इन्वेंट्री में कितनी चीज आती है? पहला, जो फिनिश गुड्स है लेकिन बिका। दूसरा बेटा, फिनिश्ड गुड्स होने के वे पर है, अर्थात सेमी फिनिश गुड्स है। या फिर क्या बोलो बेटा? रॉ मटेरियल, जो ओवर द ईयर चलते रहता है, हम उसको क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। लेकिन मेरे बालक, अगर यहीं पर तुमसे कोई पूछे कि चेंज इन इन्वेंट्री बता दो, कम ऑन एवरीवन, चेंज इन क्या बोलो बेटा? इन्वेंट्री।
तो आप सारे बच्चे जानते हैं कि चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन ड्यूरिंग ईयर्स, जो तुमने बेटा ओवर द ईयर प्रोडक्शन किया और उसमें से माइनस कर दो सेल ड्यूरिंग ईयर। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मान लो आपने प्रोडक्शन किया 90 रुपए का और आपने सेल कर दिया 70, तो बेटा ये जो 20 रुपया है हम इसी को कहते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। और अगेन मैं बोलूंगा ये चेंज इन इन्वेंट्री क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। कम ऑन एवरीवन, फ्लो कॉन्सेप्ट। नाम ही है चेंज बेटा, ओवर द पीरियड चेंज होते रहता है। क्या बेटा क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? पक्का? आर यू श्योर? अब आपके मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, यस मॉडल टेस्ट में, प्रीवियस ईयर के मॉडल टेस्ट में, और वो प्रीवियस ईयर के मॉडल टेस्ट में क्वेश्चन आया था इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा, मॉडल टेस्ट पेपर था ये, मॉडल टेस्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा मेरे बालक, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 3 तरीके का होता है। कोई बच्चा हेल्प करेगा क्या? अच्छा बेटा एक ईमानदारी से बात बताओ, और अगेन मैं बोलूंगा इसमें शर्माना मत। कितने बच्चे इकोनॉमिक्स में स्कूल पे डिपेंड है कि सर वो स्कूल में एक सुंदर सी मैम आती है वही पढ़ाती है, या सुंदर से सर आते हैं? कितने बच्चे इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन स्कूल? ठीक है, एक भी बच्चा हाथ नहीं उठाया। कितने बच्चे स्कूल प्लस कोचिंग? कुछ बच्चे हाथ उठाए। कितने बच्चे यूट्यूब? तो इधर देखो बेटा, मैं पूरी क्लास आप लोगों के मोटिवेशन में नहीं लगा सकता, उसकी मैं जरूरत भी फील नहीं कर रहा। उसके पीछे का रीजन है बेटा कि मेरे और आपके बीच में अभी वो बॉन्डिंग नहीं बनी है कि जो बातें मैं बोलूं आप उसको सीरियस लो। वो बॉन्डिंग बनाने के लिए मेरे और आपके बीच में थोड़ी बहुत क्लासेस की जरूरत होती है। जब हम ओवर द पीरियड धीरे धीरे क्लास लेते जाएंगे तो हमारे और आपके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं, लेकिन मैं एक बातें जरूर बोलूंगा कि बेटा सुंदरता का घमंड नहीं होना चाहिए। ये हमारे कंट्रोल की चीज नहीं होती, ये ऊपर वाला देता है। ताकत की भी घमंड नहीं होनी चाहिए, पैसे का भी घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज का घमंड होना चाहिए। जानते हो कौन सा? एजुकेशन का घमंड, पढ़ाई लिखाई की घमंड। और पढ़ाई लिखाई की घमंड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये मेहनत की कमाई हुई संपत्ति होती है। तुम लोग बेटा जितने भी अभी मस्ती मजाक कर रहे हो ना, जिसको मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपसे, 12th का आया हुआ बच्चा उतना सीरियस नहीं है कि हम उसको प्रोफेशनली कन्वर्ट कर सके, और खास करके 2-4 क्लासेस में। लेकिन मैं एक बात और जरूर बोलूंगा कि व्हाट यू फील कि आप ही के 12th कॉमर्स से निकला हुआ एक बच्चा 22 लाख का पैकेज ले लेता है, और आपका ही दोस्त जो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही निकला है वो बाद में चल के बेटा 2,000-4,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, 30,000-40,000 की नौकरी, या किसी कॉल सेंटर में नौकरी करने लग जाता है, जबकि कॉमर्स तो दोनों ने किया था। ध्यान रखिएगा, सीरियसनेस टुवर्ड्स एजुकेशन इज सीरियसनेस टुवर्ड्स एवरीथिंग। एजुकेशन को लेकर बेटा जो बंदा सीरियस है वो अपनी करियर में हर चीज को लेकर सीरियस है। ट्रस्ट मी, पढ़ने की उम्र आपकी यही होती है, इसके बाद बेटा पढ़ने की उम्र नहीं है। आप लोग को लगता है ना कि कोई बात नहीं सर 12th निकलने तो मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा, नहीं। पढ़ने की उम्र जो होती है वो होती है फ्रॉम द 10th ऑनवर्ड्स टिल जब तक आप 26 ईयर के नहीं हो जाते। 26 साल के बाद, 27 साल के बाद आपका पढ़ना बंद हो जाता है। मैं अपनी बात बोलूं तो मैं 29 मेरा चल रहा है, 28 ईयर्स का हूं मैं, और मैं पीएचडी कर रहा हूं, अर्थात मैं पढ़ रहा हूं अभी भी। और इस पढ़ने के टाइम में मैं अपने देश का सबसे टफ कोर्स कर रहा हूं, पीएचडी कंपनी लॉ से। मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटी राइट्स मेरा रिसर्च एरिया है। कसम खा के बोल रहा हूं कि आज तक मैंने कभी किताब नहीं उठाया है पीएचडी की पढ़ाई के लिए, आज तक कोई किताब नहीं उठाया। अब आप बोलोगे कि सर आप पीएचडी के एक वीक स्टूडेंट हो, कमजोर विद्यार्थी हो आप,
तो ध्यान रखिएगा साहब, पीएचडी का कोई पढ़ता हुआ बच्चा अगर मेरे सामने आ जाए तो एक वर्ड बोला जाता है एजुकेशनली नंगा कर देना। एजुकेशनली नंगा, पढ़ाई लिखाई की ताकत में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कहीं से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं सामने वाले को चुप ना करा दूं एजुकेशनली। तो सवाल है कि सर जब आप कॉपी किताब नहीं उठाए हो पढ़ने के लिए तो ये बड़ी बड़ी बातें आप क्यों बोल पा रहे हो? ये इसलिए बोल पा रहा हूं कि जब पढ़ने का टाइम था तो मैंने पढ़ा था। तो वॉट एवर द एजुकेशन यू अर्न फ्रॉम द 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स टू 26 ईयर, ये 6 साल, इसी के बेस पर बेटा आपका करियर डिपेंड होता है। उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती, ट्रस्ट मी, उसके बाद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती। इसीलिए अगर आपको, और जब से एजुकेशन का बेटा हमारे देश में यूट्यूब आया ना, तब से वो अपने बच्चों के करियर को खराब कर रहा है और आपको लगता है कि वो करियर को सेट किया जा रहा है। बट मैं बोला था ना कि हम लोग यहाँ पर कुछ दिन के लिए हैं, तो मैं सारी चीज आपको नहीं बता सकता। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं आपसे कि आप अपनी करियर को प्रोफेशनली सेट करो बेटा। आपके मम्मी पापा अभी तो आपको नहीं देख रहे हैं, आपको एक छोटे बच्चों की तरह देख रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं कि आपके मम्मी पापा की बहुत सारी जिम्मेदारी इस कंधे पर है। और आपको लग रहा होगा कि मैं बचपन से सियाने की तरफ जा रहा हूं, और आपके पापा को लग रहा है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है अब वो धीरे धीरे रिटर्न देने की तरफ जा रहा है। आपके माँ बाप जो आप पे पैसे लगा रहे हैं, और मैं मोटिवेट नहीं कर रही है, मैं मोटिवेशन पे बिलीव ही नहीं करता, मैं एकदम फैक्चुअल बात आपसे शेयर कर रहा हूं। तो इसीलिए आप लोग कुछ भी करिए। सर हम लोग समझ रहे हो थोड़ा सा चंचल है, हाँ हो जाओ। सर समझ रहे हो मैं बंदी से बिना बात किए, बंदे से बात किए बिना रह नहीं सकता, करो बंदी से बात। सर वो मैं थोड़ी सी ना सिगरेट वगरेट पी लेता हूं, करो। सर थोड़ी सी मस्त मौजी और मनमनापन करने का आदत सा लग गया है, मतलब मस्ती मजाक करने का, करो। बट आप पढ़ने में तेज रहो। एक पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ने में तेज है ना, तो एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। जीवन में सब कुछ उसके लिए सेकेंडरी होता है अगर आप पढ़ने में तेज हो तो। इसीलिए आप एजुकेशनली हमेशा कैसे रहो बेटा? ओपन, ब्रॉड रहो एजुकेशनली। फिर उसके बाद आप जो मर्जी करना है करो। वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैं जो इकोनॉमिक्स में सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से जो भी चैप्टर आपको कराऊंगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका तुम जवाब ना दे पाओ। क्या ये बात क्लियर है क्या? लेकिन ध्यान रखना बेटा, क्योंकि मैं 3-4 चीजों में आप में डंडा दे के बूस्ट नहीं कर सकता। 1 साल का सिलेबस 3-4 दिन में कैसे पॉसिबल है? मैं आपसे इतना जरूर बोलूंगा कि आप लोग थोड़ा बहुत बेटा अपने आप को स्ट्रेच करो और ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? पक्का? और अगर कोई चीज नहीं आती आपको तो पूछ लेना बेटा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। एनीवे, मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, इन्वेस्टमेंट कितने तरीके का होता है, आपको कोई आइडिया? हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये बालक जो आंसर दे रही है बेटा, ये आंसर दे रही है इंटरनेशनल बिजनेस वाले चैप्टर से, लेकिन नहीं, हमारा नेशनल इनकम चल रहा है और ये मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आइए लिखिए, इन्वेस्टमेंट बेटा बेसिकली 3 तरीके का होता है। लिखिएगा सारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट बेटा 3 तरीके का होता है। पहला होता है बेटा फॉर्म इन्वेस्टमेंट। पहला क्या होता है बेटा बोलो? फॉर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और तीसरा जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल इन्वेस्टमेंट। रेसिड्यूअल इन्वेस्टमेंट बेटा, फर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो है राइज ऑफ इन्वेंट्री। जो आपका फर्म इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो है राइज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फर्म ओवर ईयर्स। एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल से तीसरे साल में जाने में जो आपकी इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, हम उसको फर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सोचो ना बेटा, इधर देखो, एम इंस्टीट्यूट ने 10 चेयर लगा रखा है, अगले साल 12 चेयर हो गए, अगले साल 14 हो गया, अगले साल 18 हो गया। क्या आपको नहीं लगता एम इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा है? तभी तो बेटा उसकी चेयर और फिक्स कैपिटल बढ़ती जा रही है, हाँ है ना? तो एक फर्म की इन्वेंट्री बेटा जो ओवर द ईयर इंक्रीज होती जाती है ना, हम उसको क्या कहते हैं? फर्म इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बोलो बेटा? एक आता है आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट। लिखिएगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट में ये बेटा एडिशन टू मशीनरी, कंपनी की जो मशीन है बेटा उसमें कोई एडिशन किया जा रहा है, फैक्ट्री को बढ़ाया जा रहा है, नई बिल्डिंग खरीदी जा रही है, इंप्लॉयड बाई फर्म, इसमें अगर कोई भी एडिशन किया जा रहा है बेटा, इसको हम कहेंगे बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और रेसिड्यूअल इन्वेस्टमेंट बेटा एडिशन इन हाउसिंग फैसिलिटी को कहा जाता है।
एसी वगैरह लगाना। जो तुम अपने घर वगैरह की फैसिलिटी इंक्रीज करते हो, ऐड करते हो, हम उसी को कहते हैं रेसिडुअल इन्वेस्टमेंट। और बेटा याद रखिएगा, तीनों को मिलाकर कहा जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट। तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है बेटा? आवाज दो सारे बच्चे, क्या कहा जाता है तीनों को मिलाकर? टोटल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो एक बार मेरे तरफ तेजी से देख लो सारे बच्चे, हमारा टॉपिक नंबर 5 बेटा कंप्लीट होता है। बोलेंगे इन्वेस्टमेंट कितने तरीके का होता है? पहला फॉर्म, दूसरा बिजनेस, तीसरा रेसिडुअल। रेसिडुअल बेटा रेसिडेंस से रेसिडुअल वर्ड आया है, तो रेसिडेंट मतलब घर, घर मतलब एडिशन इन हाउसिंग फैसिलिटी। उसके बाद बेटा इधर देखिएगा, दूसरा कौन सा है? बिजनेस। और बिजनेस में बेटा क्या बोलो? बिजनेस का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री को बढ़ा देना, मशीन को बढ़ा देना, बिल्डिंग को बढ़ा देना, तो ये सब है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद बेटा फॉर्म इन्वेस्टमेंट। और फॉर्म क्या करती है बेटा? अपने इन्वेंट्री को इंक्रीज करती है। फॉर्म क्या करती है? तो एडिशन इन द इंक्रीज इन द इन्वेंट्री ओवर द ईयर्स, हम इसको क्या कहेंगे बोलो बेटा? फॉर्म इन्वेस्टमेंट। और जब फॉर्म इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट और रेसिडुअल इन्वेस्टमेंट तीनों को ऐड कर दोगे, क्या निकल के आ जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट। बेटा याद रखिएगा, ये चीजें यहां पर भी दी गई है, लेकिन बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में दिया गया है। ये मैंने आपको बताया था ना इन इकोनॉमिक्स, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड्स, सेमी गुड्स, रॉ मटेरियल। बेटा जो फर्म कैरी करती है 1 ईयर टू नेक्स्ट इज कॉल्ड क्या बोलो? अरे बोलो बेटा क्या कहते हैं? और इन्वेंट्री। और इसीलिए बेटा इस इन्वेंट्री में अगर कोई हमसे चेंज इन इन्वेंट्री पूछे तो प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग द ईयर से माइनस कर दो, क्या बोलो बेटा? हाँ जी, सेल ड्यूरिंग द क्या बोलो बेटा? ईयर। और आप यहां पर देखेंगे तो बेटा यहां पर अलग अलग इन्वेंट्री के क्या दिए गए हैं बोलो बेटा? यस, पहला देखो यहां पर है ना बिजनेस इन्वेस्टमेंट, क्या है बोलो बेटा? फिर यहां पर क्या है बोलो बेटा? रेसिडुअल इन्वेस्टमेंट। और ये है नॉर्मल क्या बोलो बेटा? फॉर्म इन्वेस्टमेंट। और याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट तुम यहां पर देख रहे हो बेटा, ये एमसीक्यू में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और मॉडल टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में ये तीनों कॉन्सेप्ट बेटा 4 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है। डन करे क्या? तो ये सारी बातें यहां पर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। शुड आई मूव फर्दर? चलें आगे, आगे चलते हैं बेटा। टॉपिक नंबर हमारा कौन सा है? छठा। अरे पॉइंट नंबर 6 है ना बेटा? यस, तो पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 6 बेटा, टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी। सारे बच्चे जानते हैं बेटा इकोनॉमी में कितनी गुड्स होती हैं? 3 तरीके की। पहला बेटा क्या होता है? फाइनल गुड्स। दूसरा होता है बेटा इंटरमीडिएट गुड्स। और तीसरा क्या होता है बेटा? यस, कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स। कंज्यूमर या फिर क्या बोलो बेटा? कंजम्पशन गुड्स। बेटा एक और तरीके का गुड्स होता है जिसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। आप 4 एरो चला देना, जल्दी नोट करो। इकोनॉमी में टोटल 4 तरीके के बेटा गुड्स होते हैं। हाँ आएंगे आएंगे, बताऊंगा बेटा मैं आपको। ये मैं इसलिए आपको चारों एरो चला दिया क्योंकि चारों से सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बता दूंगा मैं आपको। फाइनल गुड्स क्या किसी प्रोडक्शन स्टेज से होकर बाहर जाता है या वो फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है? तो बेटा फाइनल गुड्स के नीचे लिखिएगा फाइनल यूज एंड will not pass through any more stage of production। बेटा ये किसी प्रोडक्शन के फर्दर स्टेज से बाहर नहीं जाता, रेडी फॉर कंजम्पशन होता है। और यही गुड्स आगे चल के 2 कैटेगरी में बढ़ता है। ये जो फाइनल गुड्स है, या तो आप इसे कंज्यूम करो कॉल्ड एज कंजम्पशन गुड्स, और नहीं तो बेटा आप इसे बिजनेस में यूज करो, इन्वेस्ट करो, कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स। तो जो बेटा ये कंजम्पशन गुड्स है, कंज्यूम बाय कंज्यूमर, ये कंज्यूम किया जाता है। कोई भी गुड्स जब फाइनल हो तो बेटा या तो कंज्यूम किया जाएगा नहीं तो इन्वेस्ट किया जाएगा। कंज्यूम बाय कंज्यूमर, एग्जांपल बेटा होम एसी, घर में लगाया हुआ एयर कंडीशन। और नहीं तो कैपिटल गुड्स जो होता है बेटा वो इन्वेस्ट किया जाता है इन फॉर्म, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एसी।
बेटा याद रखिएगा, ये वाला एसी कैपिटल गुड्स है, कंजम्पशन गुड्स है, कैपिटल गुड्स। आपके घर का लगा हुआ एसी कंजम्पशन है बेटा, उसे कंज्यूम कर रहे हो तुम, और ये इन्वेस्टमेंट है बेटा, रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। डन करें, आ जाओ बेटा। जहां तक इंटरमीडिएट गुड्स का सवाल है बेटा, रॉ मटेरियल आएगा इसमें। कम ऑन एवरीवन, क्या आएगा बेटा? रॉ मटेरियल, या फिर कोई भी ऐसा गुड्स जो रिसेल पर्पस के लिए रखा गया है। एग्री करोगे क्या बेटा इससे? रिसेल पर्पस, जो फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वगैरह को अभी कंप्लीट नहीं किया, और याद रखना वो कंज्यूम भी नहीं होगा, उसको फर्दर रिसेल कर दिया जाएगा। हम उसे कहते हैं बेटा, क्या बोलो? इंटरमीडिएट गुड्स। आवाज दो बेटा, क्या कहते हैं बोलो? और कंजम्पशन गुड्स बेटा दो तरीके का होता है, पता है ना आपको? एक होता है ड्यूरेबल गुड्स और एक होता है बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हाँ, एक सेमी ड्यूरेबल भी होता है, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल कह रहा हूं। जो ड्यूरेबल गुड्स होता है बेटा बोलेंगे लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम। घर का फ्रीज ड्यूरेबल गुड्स है बेटा। नॉन ड्यूरेबल, इसको सिंगल टाइम यूज भी कहा जाता है। घर का टमाटर नॉन ड्यूरेबल। बहुत बढ़िया। कैपिटल गुड्स बेटा फिक्स एसेट्स वगैरह को कहा जाता है। आवाज दो, किसको कहा जाता है? कहीं पे जगह हो बेटा लिख दो, लिख देना बेटा। कैपिटल गुड्स जो होता है वो किसको कहा जाता है बोलो बेटा? फिक्स्ड एसेट्स को। डन एवरीवन? यहां पर हमारा खत्म हो जाता है बेटा कॉन्सेप्ट नंबर, अर्थात बेटा हेडिंग नंबर, क्या बोलो? पॉइंट नंबर 5 या 6 खत्म हो जाता है। आप लोग बेटा इस चैप्टर को याद कर पा रहे हो क्या? सब कुछ कवर होते हुए चल रहा है? सब कुछ कवर होते हुए चलेगा। छोटा मोटा पॉइंट हो सकता है स्किप हो जाए, जैसे बेटा अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जी ग्रॉस से नेट पे जाना है और नेट से ग्रॉस पे आना है तो क्या माइनस करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो क्या माइनस करना है। चेहरे तो ऐसे बताने बेटा, ये भी बताना पड़ेगा। अरे आप NIT, NFIA और डेप्रिसिएशन, ये तीनों का खेल जानते हो ना? तो बेटा अब ये बातें शायद मैं स्किप करा सकता हूं, तो छोटी मोटी पॉइंट बेटा, हालांकि इसको स्किप नहीं कराऊंगा, अभी आएगा मैं बताऊंगा आपको कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। क्या बोलो बेटा? और उसमें ये भी रिपीट करवा दूंगा, ये भी चीजें कवर करा दूंगा। डन करें? आ जाओ एवरीवन, हम चलते हैं बेटा हेडिंग नंबर किस पे? बेटा हेडिंग नंबर 7 में आपके बुक में कॉन्सेप्ट दिया गया है प्रॉब्लम ऑफ यस डबल काउंटिंग। है क्या कॉन्सेप्ट ये? बेटा इस डबल काउंटिंग को ना तुम्हें नहीं पता, कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता था, कैस्केडिंग इफेक्ट? वेरी गुड। तो बेटा डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस में है। कॉन्सेप्ट क्या है जी? तो कॉन्सेप्ट ये है कैस्केडिंग, CADING बेटा। चलें आगे, आ जाओ साथ साथ नोट करो। मान लो बेटा ये मैन्युफैक्चरर A है, ये मैन्युफैक्चरर B है, ये आपका बेटा मान के चलो होलसेलर है, ये आपका मान के चलो रिटेलर है, और उसके बाद गुड्स आ जा रहा है किसके पास बोलो बेटा? कंज्यूमर के पास। मान लो मैन्युफैक्चरर A जो है इसने गुड्स 400 का बनाया, यहां पर आते आते गुड्स बेटा 1000 का हो गया, चूंकि ये भी तो उसमें कुछ एडिशन किया होगा ना। यहां पर आते आते गुड्स बेटा 1100 का हो गया, यहां पर आते आते गुड्स 1200 का हो गया। नालायक, इसको 1300 मत कर देना। अब 1200 में बेटा रिटेलर कंज्यूमर को देगा, कंज्यूमर कंज्यूम कर जाएगा, हाँ है ना? अब यहां पर बेटा आपसे पूछा जाता है कि तुम GDP बताओ, या फिर इसी को बेटा वैल्यू एडिशन भी कहा जाता है। तो इसका बेटा तरीका होता है, और तरीका यह है कि नालायकों तुम इसका डिफरेंस निकाल लो। अच्छा देखो, 0 से हम 400 पे आए ना, तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई?
फिर हम 400 से 1000 पर आए, वैल्यू एडिशन कितनी हुई? फिर बेटा हम लोग 600 से माफ करिए 1000 से 1100 पर आए, वैल्यू एडिशन। फिर हम 1100 से 1200 पर आए, वैल्यू एडिशन 100। तो बेटा याद रखिएगा, या तो तुम सबको ऐड कर लो, 400 प्लस 600 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये रिटेलर प्राइस है। क्या है बोलो बेटा? जिसको तुम लोग सेल प्राइस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? क्योंकि यही फाइनल सेल प्राइस है ना। तो बेटा वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली फाइनल सेल प्राइस निकाल लो। आवाज दो बेटा, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू या तो फाइनल सेल्स प्राइस निकाल लो, और नहीं तो बेटा हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन लेते जाओ। बच्चा कह रहा है कि सर सुनो ना, यहाँ पे इकोनॉमी में तो 1100 का कंट्रीब्यूशन है ना, नालायक जो 1100 का कंट्रीब्यूशन है उसमें 1000 का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम उसको ध्यान देंगे या नहीं देंगे? बेटा हम उसको ध्यान नहीं देंगे, ऑब्वियसली नहीं देंगे। हम इसको कहते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ क्या बोलो? डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ क्या बोलो बेटा? डबल। शुड आई मूव फर्दर? तो जीडीपी और वैल्यू एडिशन बेटा दो रास्ते हैं, या तो वैल्यू एडिशन को ऐड करते चलो, और नहीं तो बेटा लास्ट वाला फाइनल प्राइस ले लो। शुड आई मूव फर्दर? बेटा चले ना आगे? स्मूथ चल रहा है क्या, और स्लो होना है मुझे? और ज्यादा स्लो हो? सही है, चल रहा है सब कुछ? आ जाओ बेटा, एक बार अगर आप यहां से भी देखोगे तो टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी हो चुका है ऑलरेडी। बेटा बोलो फाइनल गुड्स वगैरह। फाइनल गुड्स बेटा मैंने बोला था या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए होगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। इंटरमीडिएट गुड्स, अब ये बेटा ये आपका आ गया मैन्युफैक्चरर वाला बेटा। अरे बताया था क्या एग्जांपल? यस। अब यहां पर आते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बाद, एंड दैट इज क्या बोलो बेटा? अच्छा एक काम करो, ये बेटा फोटो ले लो, आपके एग्जाम में ना यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। मैं उम्मीद करता हूं बेटा एटलीस्ट ये बात आपको पता होना चाहिए। बेटा इसको बता दूं क्या? सवाल है कोई बेटा? हाँ जी, इधर देखो बेटा, एक मिनट, अरे फोटो बाद में लेना, सुन लो बेटा। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, क्या मैं इसके डिफरेंस को बताऊं या पता है आपको? बोलो बेटा। फाइनल गुड्स जो होता है वो रेडी टू, लेकिन बेटा याद रखिएगा ये इंटरमीडिएट गुड्स नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। याद रखिएगा बेटा, यहां पर गुड्स को क्या किया जाता है? कंज्यूम, या फिर, जबकि यहां पर गुड्स लिया जाता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए। याद रखिएगा बेटा ये डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों को इंक्लूड करता है फाइनल गुड्स, लेकिन बेटा इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड। क्या बोलो बेटा? डोमेस्टिक है, तभी तो बेटा तुमने माइनस किया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। नेशनल इनकम निकालते टाइम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करते हो? प्लस या माइनस? माइनस करते हो। तो बेटा ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। आगे बेटा याद रखिएगा, नो वैल्यू एडिशन इन अ फाइनल गुड्स एज दे आर रेडी फॉर यूज, लेकिन इसमें अभी बेटा बोलेंगे वैल्यू एडिशन होना बाकी है, तो यहां पर वैल्यू एडिशन होता है बेटा। ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्या कर चुका है? क्रॉस, लेकिन बेटा अभी ये स्टिल प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और बेटा ये एग्जांपल है, एग्जांपल को छोड़ दो, फोटो ले लो बेटा, ये आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। बाबूजी चलें? चले बेटा एवरीवन? जितनी भी बातें बताई जा रही है आप चीजों को बेटा कंक्लूड करते हुए चलो। कंक्लूड समझते हो? मतलब समझते हुए रिटेन करो, लॉक कर दो, आगे बढ़ो। इसलिए याद रखिएगा बेटा, घर जाना आधे घंटे का टाइम देना, एक बार जो लिखवाया मैंने उसको पढ़ लेना, पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा सिर्फ आधे घंटे में। चीजों को अगर कंक्लूड नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी बेटा कि इधर देखो, कभी कभी हमारा दिमाग किसी चीज को पढ़ तो रहा होता है लेकिन उसको समझ नहीं रहा होता, बस टीचर चल रहा है, बच्चा भी साथ साथ पीछे पीछे चल रहा है। हाँ बेटा फर्क है बेटा। बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपके बिजनेस में यूज किया जाता है, रेसिडिवल इन्वेस्टमेंट सेल्फ यूज के लिए होता है, कंजम्पशन के लिए। बिल्कुल, रेसिडिवल रेसिडेंस वर्ड से आया है, इसलिए घर का एसी इज एग्जांपल, लेकिन जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है फैक्ट्री का एसी इज एग्जांपल। इधर देखो बेटा एवरीवन, मेरे तरफ देखिए। तो इसीलिए चीजों को कंक्लूड करना बेटा, नहीं तो कंक्लूड नहीं करोगे लास्ट में बेटा मैं तुमसे जब सवाल पूछूंगा बेइज्जती कर दोगे। अब अभी सवाल पूछ रहा हूं नहीं बता रहे हो तो अभी बेइज्जती मेरी नहीं हो रही, कंप्लीट कराऊंगा सवाल पूछूंगा नहीं बताओगे तो फिर बेइज्जती मेरी ही होगी। तो इसलिए बेटा चीजों को ना कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ोगे तो ज्यादा आसान होगा, नहीं तो इसको समझाने के लिए बेटा एक तरीका भी है मेरे पास। हाँ जी, और वो तरीका ये बेटा मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, तुम समझ जाओगे कि चीजों को कंक्लूड करना क्यों जरूरी है।
तो था बेटा क्या कि एक कपल थे और उनकी शादी हो गए थे 4-5 साल, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो बेचारे वो बहुत परेशान थे कि एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ये बच्चा क्यों नहीं हो रहा भाई। तो बेचारे परेशान थे, रो रहे थे। तब तक एक बाबा आया, बाबा, और बाबा कह रहा है कि वत्स आपके बच्चे नहीं हो रहे, आप परेशान क्यों हो। परेशान मत हो, मैं केदारनाथ जा रहा हूं और आपके नाम का दिया जलाऊंगा। वो बेचारे भक्त जो थे, यानी दोनों कपलों, बहुत खुश हुए, पत्नी और पति, कि हम लोग तो केदारनाथ जा नहीं पा रहे, हमें बच्चा चाहिए भी, तो चलो एक बाबा आया जो कम से कम हमारी मदद कर रहा है, हमारे नाम का दिया जलाएगा। और उसने बेटा घर से 1100 रुपये निकाला और बाबा के हाथ में दिया कि आप जाओ और जाके केदारनाथ दिया जलाओ। बाबा वहां से बेटा आशीर्वाद देकर चला गया और केदारनाथ जा गया और जाके दिया जलाया। जब वो बाबा केदारनाथ से तपस्या करके 5-6 साल बाद वापस आता है, तो उसने देखा कि वो जो कपल थे उसमें पति 4-5 बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। वो बेचारा बहुत खुश हुआ कि 5 साल 5 प्रोडक्ट, ये तो काफी ठीक है। तो बेचारा आया और आके और बोला कि अरे भाई बधाई हो, बच्चे की माँ कहाँ है। तो उसने बोला बाप ने कि वो बच्चे की माँ केदारनाथ गई है दिया बुझाने के लिए। तो बच्चे की माँ ने ये कंक्लूड किया था कि ये जो बच्चा हो रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, दिया, तो उसको बुझाने जा रही है। तो हमें समझना होगा कि बच्चा दिया जलाने से नहीं होता है, उसके कुछ और अपने प्रोसेस हैं। आप समझ रहे हो क्या, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन, कि आप चीजों को ना एनालाइज करना। नालायक को ऐसा नहीं कि जो मैं लिखवा रहा हूं आप उसी को बस ऑब्जर्व कर लेना और आगे बढ़ जाना। तो ऑब्वियस ही बात है, ये मैराथन है तो मेरी अपनी कुछ लिमिटेशन है कि मैं बहुत अंदर नहीं जा पाऊंगा। तो एटलीस्ट मैं ओवरऑल हूं, लेकिन तुम चीजों को बेटा रिटेन करके रखना। आर यू श्योर 100%? आ जाओ सारे बच्चे। हाँ जी, ओके। तो एक काम करो, लिखो बेसिक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, ऑब्लिक करके लिखना कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। प्लीज बात मत कर बेटा, बात मत करिए, हम्बल रिक्वेस्ट। कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। बेसिक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, बेसिक फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन, इसी को बेटा हम कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम भी कहते हैं। फॉर्मूला शुरू करवाने से पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। पहला बेटा, मान लो ये ग्रॉस है, मुझे बेटा नेट पे जाना है। सुनो, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो बेटा माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया। उल्टा, नेट से ग्रॉस पे जाना है, अब ये तो रटने वाली बात हो गई। इधर देख बेटा, ग्रॉस बड़ा होता है नेट बड़ा होता है। ग्रॉस आप ऐसे भी देख लो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकालते हो, ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल में क्या निकालते हो, नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट से बहुत सारी चीजें माइनस होकर नेट पर आता है ना, हाँ है ना। तो बेटा डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस। यानी ग्रॉस और नेट के बीच में किसका रोल आता है, डेप्रिसिएशन का। आ जाओ बेटा दूसरा, मान लो ये नेशनल है और आपको बेटा डोमेस्टिक पर जाना है। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में अंतर पैदा करने वाला कौन होता है, बोलो बेटा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और ये क्या होगा बेटा, बोलो, माइनस। हाँ जी, और इसको अगर थोड़ा सा और एनालाइज करूं, बेटा तुम लिख रहे हो ना, तो ये है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम मैंने जो विदेश से कमाया माइनस विदेश वालों ने जो हमसे कमाया। यही है ना, मैंने बाहर से कमाया 100, हरामी बाहर गोरे भी आके इंडिया से कमा गए 40। तो अगर हमने बाहर से कमाया 100, वो भी हमसे कमा गए 40, तो बेटा हमने मेनली कितना कमाया, 60। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और तीसरा बेटा एक और खेल है, मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे। तो बेटा यहां पर क्या है, NIT। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो NIT क्या होगा बेटा, बोलो, उल्टा कर दो, फैक्टर से जाना है बेटा मार्केट प्राइस पे, बहुत बढ़िया, तो प्लस NIT हो जाएगा।
अब इसी का सहारा लेते हुए मैं नेशनल इनकम का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करा सकता हूं। आ जाइए, पॉइंट नंबर 4 है ना। मान लो आपसे पूछा जा रहा है जीडीपी एमपी बताओ, तो बेटा जीडीपी एमपी में कंजम्पशन ले लो, बोले इन्वेस्टमेंट ले लो, हाँ जी, चोर आ जाएगा बेटा गवर्नमेंट, प्लस एक्स माइनस एम, बोले तो नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट। अगर बेटा मान लो आपसे जीडीपी एफसी पूछ लिया गया, तो बेटा पहले रटिएगा मत, जीडीपी एफसी पूछा गया, जीडीपी एमपी दिया गया है, तो मेरे बालक जीडीपी जीडीपी सेम, और बोलेंगे एमपी को बनाना है एफसी, तो एमपी को एफसी बनाना है, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ हाँ, माइनस कर देंगे, वो लिखा था एनआईटी, बेटा तुमने पढ़ गलत लिया, एनआईटी। बेटा आपको समझ आ रहा है ये क्या चल रहा है? आपको बालक, स्पेक्स वाली बालक बेटा सुंदर सी, समझ आ रहा है बेटा आपको ये? पक्का 100%? मेरी बात सुनो बेटा प्लीज, फॉर्मूला है, और फॉर्मूला बेटा मैं क्या कर सकता हूं आपको रिपीट, बेटा तेरे को समझ आ रहा है ये? पक्का ना? ठीक है, आगे चलिए। पॉइंट नंबर बेटा 6, इधर देखिए, इधर देखो, अगर मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूं और आपको बुरा लग जाए, तो आपको इस बात का बुरा जुबान का मैं गंदा हो सकता हूं, लेकिन दिल का बहुत बहुत साफ आदमी हूं, और आप लोग को यहां आने का और पढ़ाने के पीछे मेरी कोई रत्ती भर की पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं छुपी है। आप लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए होंगे और वहां पर आपको ट्रेंड करने के लिए, आपकी काउंसलिंग करने के नाम पर आपको लूटा जाता है। आपके वही भैया जो आपके अपने बनते हैं 12th वाले टीचर, वो कहते हैं कि बेटा आज काउंसलिंग सेशन है, और आपको लगता है ये बंदा मेरा कितना प्यारा है ना कि काउंसलिंग सेशन करा रहा है घंटा। जो बंदा काउंसलिंग सेशन आता है उसका एक इंस्टीट्यूट होता है जिसमें आपसे एडमिशन की कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा बेटा, आपके भैया जो होते हैं वो कमीशन लेते हैं आपके नाम पर। मैं आपको डंके की चोट पर बोल दूं, मेरा कोई रत्ती भर का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आपके यहां पढ़ाने का, रत्ती भर का भी नहीं। फिर भी मैं आपको सीरियस मोड पे पढ़ा रहा हूं। उसके पीछे का रीजन है कि बेटा आने वाली यूथ, यहां पर जितने भी बच्चा बैठा है, अगर वो मेरी बातों से 2 बच्चा भी कन्विंस्ड हो जाए, तो शायद मैं अपनी टीचिंग करिकुलम में कुछ ऐसा काम कर दूंगा जिससे मेरा सारा पैसा वसूल हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं छुपा है आपको पढ़ाने में। इसलिए मैं जो कुछ भी बोलूं आप उसको यहीं तक समेट के और मेरे से अच्छी चीजों को सीख के चले जाना, बुरी चीजें मेरे ऊपर ही छोड़ देना। दिस इज द मेन काम ऑफ द स्टूडेंट का। पता है ना आपको, काकचेष्टा स्वानेन्द्रा बको ध्यानम अल्पहारी ग्रह त्यागी इति च रमणीय विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। देखा होगा आपने, कौवा कहीं बैठता है ना, और तुम धीरे से उसके पीछे चले जाना, देखना उड़ जाएगा, जबकि वो पीछे देख भी नहीं रहा। चेष्टा। स्वानिंद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। देखना कुत्ता पूरे नींद में सोया रहता है, और आप उसके पास जाओ तुरंत उठ जाता है, जरूरत आएगी फिर सो जाएगा। देखिएगा यहां से उठ के वहां सो जाता है। बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान होनी चाहिए। बकुला पानी में खड़ा रहता है, नीचे से मछली आती है जाती है, लेकिन वो चोंच नहीं मारता, लेकिन जब वो चोंच मारेगा तो मछली लेकर बाहर आएगा। बको ध्यानम। अल्पहारी, कम खाना खाइए। ग्रह त्यागी, घर को छोड़ दीजिए। अब रुक जाओ, आप बोलोगे सर फिर हम शाम को घर ना जाएं। ग्रह त्यागी नहीं, ऊपर वाले घंटा एक भी लक्षण हमारे में नहीं है, हम नीचे वाले लक्षण के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं। तो ग्रह त्यागी का मतलब है कि आप अपने परिवार की जो फैसिलिटी है ना बेटा, आप उसको डिसऑन करिए। घर में अगर पापा ने एसी लगाया है, मत चलाइए एसी को। मेरी खुद की जब संपत्ति होगी तो मैं एसी चलाऊंगा। पापा ने अगर आने जाने के लिए स्कूटी दिया है, मत लीजिए, आप अपने आप को तकलीफ दीजिए। मतलब डोमेस्टिक फैसिलिटी को डिसऑन करिए। दिस इज कॉल्ड ग्रह त्यागी। बेटा विद्यार्थी के 5 लक्षण है, मुझे लगता है कि हमारे पास उसमें से एक भी लक्षण नहीं है। अल्पहारी हो ही नहीं सकता। शाम को जाएंगे मोमोज खाएंगे। ग्रह त्यागी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नींद कुत्ते की तरह, मरने की तरह नींद आती है। सो जाओ बेटा, कोई अगर बंदा जब तक बम ना फेंक दे हम जगेंगे नहीं। आ जाइए, तो जीडीपी एफसी। आगे चलो बेटा, मान लो आपसे, प्लीज मान लो आपसे बेटा एनडीपी एमपी पूछा जा रहा है, और आपको दे दिया गया बेटा जीडीपी एमपी।
कम ऑन, रुक जाओ, यहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है। एमपी एमपी सेम, डी डी सेम, अंतर क्या है बेटा, जी और एन, ग्रॉस को बनाना है नेट, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 7 बालक, एनडीपीएफसी। बेटा इसी एनडीपीएफसी को याद करो, डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। एग्री करोगे क्या? एनडीपीएफसी और आपको दिया गया है एनडीपीएमपी, नालायक। इधर देखो, डीपी डीपी सेम, एनएन सेम, एफसी और एमपी। एमपी को बनाना है मार्केट प्राइस, को बनाना है फैक्टर कॉस्ट। बोलेंगे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? एनआईटी है ना, एनआईटी तो माइनस करेंगे बेटा। और एनआईटी में क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। वेरी गुड। आ जाइए प्लीज बेटा, बात मत करो। पॉइंट नंबर 8, जीएनपीएमपी। मान लो जीएनपीएमपी पूछा जा रहा है और आपको दिया गया है जीडीपीएमपी। लो एमपीएमपी सेम है बेटा, जी जी सेम है, फर्क क्या है? डी और एन। डोमेस्टिक को बनाना है, रुको, डोमेस्टिक को बनाना है, बड़ा कौन सा होता है? नेशनल। छोटा कौन सा होता है? तो छोटे को हमें बनाना है बड़ा, प्लस करना पड़ेगा एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 9। मान लो जीएनपीएफसी दिया गया, पूछा गया, और जीएनपीएमपी दी गई है, खत्म, एक लाइन में बेटा, एनआईटी। लास्ट 10वां, एनएनपीएमपी पूछा जा रहा है, एनएनपीएमपी, और आपको दिया गया जीएनपीएमपी। खत्म बेटा, एमपीएमपी सेम, एन एन सेम, जी और एन में अंतर है, तो माइनस कर दो, क्या बोल बेटा? डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसका एक और तरीका भी हो सकता है, आप एनडीपीएमपी में भी प्लस कर दो एनएफआईए को, है ना, क्योंकि एमपीएमपी सेम, एन एन सेम, अंतर क्या है बेटा? डी और एन का। समझ आ रहा है क्या? ये वाला समझ नहीं आया बेटा आपको? हाँ ले बेटा, ये देख, अपने को एनएनपीएमपी निकालना था और दिया था जीएनपीएमपी। क्या एमपीएमपी सेम है? सेम है ना बेटा? अच्छा इधर देखो, क्या एनएन भी सेम है? तो नेशनल नेशनल सेम, मार्केट मार्केट सेम। अंतर क्या है? ग्रॉस को हमें बनाना है, तो ग्रॉस को नेट बनाना है, मतलब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अब सुनो, मान लो एनएनपीएमपी पूछ रहा है और दिया है एनडीपीएमपी, तो बेटा इधर देखो, एमपीएमपी सेम और नेट भी सेम। अंतर क्या है? डी और एन, मतलब डोमेस्टिक और नेशनल का अंतर है। तो डोमेस्टिक और नेशनल में कौन सा अंतर क्रिएट करता है? एनएफआई। तो डोमेस्टिक को जब हम इंटरनेशनल बनाएंगे, अर्थात नेशनल बनाएंगे, तो बेटा हम एनएफआई को प्लस कर देंगे। लास्ट एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, 11वां, दैट इज एनएनपीएफसी। और याद कर बेटा, इसी एनएनपीएफसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। और अगर हमें दिया हो एनएनपीएमपी, तो बेटा एनएनपी सेम, एनएनपी सेम, एफ एमपी को बनाना है, क्या बोलो बेटा? एफसी, एनआईटी। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का बेटा क्या है बोलो? अंतर। डन करे क्या बेटा? बोलो एवरीवन। पक्का? टाइम है ना अभी? हाँ जी, चलें आगे। हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? 8वां या 9वां? 8वां या 9वां? यस, 8वां कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो बेटा ये सब हो गया है आपका। अब आ जाते हैं बेटा किस पे बोलो? मेथड ऑफ मेजरिंग, क्या बोलो? नेशनल इनकम। आई थिंक सो हेडिंग नंबर क्या है बोलो बेटा? 9। तो सारे बच्चे जानते हैं नेशनल इनकम कितने तरीके से मेजर किया जाता है बालक? 3। वैल्यू एडेड मेथड बोलेंगे, इनकम मेथड बोलेंगे, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा ध्यान रखिएगा, लिखते चलो साथ में, इससे ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकलता है। एग्री करोगे क्या? नहीं करोगे एग्री? हाँ जी। सर इसका फॉर्मूला क्या है? तो जीवीए एमपी इज इक्वल टू, आप क्या करो, सेल्स को ले लो, हाँ जी, प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक को।
और माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। बेटा ये जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है, हम इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। तो अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में प्लस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तब भी आपका आंसर आ जाएगा जीवीएमपी है। हाँ माइनस, यस यस यस, जब हम इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तब भी बेटा आ जाएगा। एंड अगर हम इसमें ऐड कर दें, इफ वी ऐड GVAMP, सो GDPMP आता है। एग्री करोगे क्या? है ना? इसी में बेटा जब हम GVAMP को ऐड कर दें तो क्या आ जाता है? GDPMP। कौन बच्चा बेटा इस बात को नहीं समझा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए ये सारी छोटी मोटी बात मैं आपको लिखवा रहा हूं। मेरे द्वारा लिखवाई गई अगर सारी बातें बेटा आप समझ गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है मैं उसको थ्योरी में लिखवा रहा हूं। याद रखिएगा बेटा, यहां पर जो आपका GVAMP है, इस GVAMP, इधर देखो बेटा, जब इस GVAMP को ऐड कर देते हो तो क्या आ जाता है? बोलो GDPMP। GDP कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है बेटा? अच्छा एक बात बताओ, GVAMP को ऐड किस में करना है? अलग अलग सेक्टर्स के। अरे भाई सारे सेक्टर के GVAMP को आप जब ऐड कर देते हो तो क्या आ जाता है? तो इसलिए इफ वी ऐड ऑल GVAMP, सो क्या आ जाता है? बोलो बेटा GDP। ये बालक को समझ ही नहीं आया बेटा। हमारे देश में कितने सेक्टर होते हैं? 4 या वेरियस सेक्टर होते हैं। तो जितने भी सेक्टर हैं सबका अलग अलग GVAMP आता है। जब हम सारे GVAMP को ऐड कर देंगे तो हमारा GDPMP आ गया। ये मैं कह रहा हूं आपसे। बेटा हो गया ना? अरे चले क्या आगे? अब यहां पर बेटा मुझे कुछ इसी में, अभी वैल्यू एडेड मेथड ही चल रहा है, मुझे इसमें कुछ चीजें लिखवानी है, नोट पॉइंट। मुझे बेटा इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखवाना है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, बोलो बेटा, सेल्स प्लस बिल्कुल सही 100%। वो बेटा उसी का पार्ट बन जाएगा ना? बिल्कुल सही बोला आपने। आगे सेल्स इज इक्वल टू, बोलो बेटा, प्राइस इंटू यूनिट बेटा। अरे जो यूनिट दिया गया और प्राइस जो रेट है 100 यूनिट 200 रुपए के हिसाब से 200 इंटू 100 इज इक्वल टू सेल। यहां पे अकाउंट्स का सेल नहीं पूछ रहा बेटा मैं, इकोनॉमिक्स में सेल का मतलब होता है जो यूनिट आपने बेचा, जिस रेट पर बेचा, दोनों को इंटू करो। तीसरा बेटा चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, हाँ जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब ये जो बालक बोला था वो भी आ बात, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल ले लो। इंपोर्ट लू एक्सपोर्ट लू? इंपोर्ट एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट बेटा। इंपोर्ट वाला तुमने थोड़ी बनाया बेटा, वो हमारे लिए सेल्स थोड़ी है, वो तो सामने वाले के लिए सेल बनेगा। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। बेटा प्लीज बात मत करो। अच्छा सुनो, मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं बेटा, उसके बाद लिखवाऊंगा। अच्छा इधर सुनो, क्या ये बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हेल्प करेगा? ये सारी नोट पॉइंट नहीं लिखवाता तो काम चल जाता, जब फॉर्मूला मैंने लिखवाया वहीं पर मेरा काम खत्म था। ये सारा नोट पॉइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बेटा आपको हेल्प करेगा। तो अगर कोई प्रोडक्शन आपने किया है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल्स में ऐड करें ना करें? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बेटा ये ऐड होगा या नहीं होगा? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन शैल बी एडेड इन सेल्स या नॉट? बेटा ये होगा। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बालक। क्या है बोलो? ये प्रैक्टिकल। लिखो बेटा, इसीलिए नोट पॉइंट लिखवाना जरूरी है। लिखो प्रोडक्शन फॉर, तुमने कोई प्रोडक्शन किया और सेल्फ कंज्यूम कर गए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज एडेड सेल्स।
हाँ जी आगे बेटा। अच्छा लॉजिक क्या है? अरे भैया तुम सेल्फ कंज्यूम नहीं करते तो क्या करते? बेचते। तो बेटा अल्टीमेट और इकोनॉमी का पार्ट है ना। परचेज ऑफ फाइनल गुड्स ऐड होगा नहीं होगा? नहीं, इज एक्सक्लूडेड। इसलिए क्योंकि बेटा वो तो कंज्यूम होगा ना। कम ऑन एवरीवन, वो क्या होगा बेटा बोलो? कंज्यूम। ये एक्सक्लूड किया जाता है। जो फाइनल गुड्स आप परचेज करते हो बेटा वो आपके सेल का पार्ट नहीं बनता। ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए बेटा आप याद रखिएगा, ये उसमें हेल्प करेंगे आपकी। खत्म होता है बेटा मेरी तरफ से नोट पॉइंट। तो आप अगर पहले वाले मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हो, जीवीए एमपी निकाल रहे हो वैल्यू एडेड मेथड से, तो आपको बेटा इतनी बातें ध्यान रखनी जरूरी है। बेटा इन बातों में किस बच्चे को क्या समझ नहीं आया? हाँ जी एवरीवन, कोई बालक बेटा जिसको कुछ डाउट है? हरीश और पक्का 100%? चलूं आगे? आ जाओ बेटा। अब आ जाइए दूसरा वाला मेथड। कौन सा है? इनकम मेथड। पहले बात तो ये समझो बेटा, कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, नहीं तो बात मत करो प्लीज। इस इनकम मेथड को पहले तो आप ये जानो बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। और इसको बेटा, बाबूजी क्यों बात कर रहे हो यार, फैक्टर इनकम मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बेटा? फैक्टर इनकम मेथड। अच्छा कोई बालक मुझे बताएगा क्या इससे क्या निकलता है? वेरी गुड, इससे एनडीपीएफसी निकलता है। कैसे निकलता है जी? तो आप ये देखो, ये हमारा इनकम मेथड है, जितने फैक्टर से पैसा आ रहा है। अच्छा वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या कर रहे थे? जितनी वैल्यू एडिशन हुई थी हमने ऐड कर दिया था। अब यहां पर हम जितने फैक्टर से पैसा आता है सबको ऐड कर देना है। इंप्लॉय से क्या आता है? वेजेस। ऐड होगा जी? होगा। तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहले बेटा आप लीजिए कंपनसेशन टू इंप्लॉय। कंपनसेशन टू इंप्लॉय, इस कंपनसेशन टू इंप्लॉय में दो चीजें आती हैं। दो चीजें बेटा, पहला आता है वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, और दूसरा इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेटा इधर देखो, इंप्लॉयर हमारे बिहाफ पर पीएफ देता है, इंप्लॉयर हमारे बिहाफ पर ईएसआई देता है, तो हमारे बिहाफ पर जो इंप्लॉयर पैसा देता है वो भी ऐड होगा बेटा, क्योंकि वो हमारा ही बेनिफिट है। क्या है बोलो बेटा? अरे समझ पा रहे हो क्या? कितने बच्चों का ये चैप्टर ही नहीं हुआ है? नहीं, एक बालक हाथ उठा रहे। तो कब होगा बेटा? 12th के एग्जाम के बाद। ये चैप्टर ही नहीं हुआ तेरा? हाँ सही कह रहा है ये बालक, मुझे लग रहा है ये लेट गया होगा कोचिंग में। क्या बेटा? हाँ कोचिंग ही नहीं जाता। बहुत अच्छे। तो बेटा यूट्यूब, हाँ तो बेटा इस चैप्टर को कर लियो। नालायक, ये 12th का सबसे हाई वेटेज चैप्टर में आता है। ये 12th के सबसे हाई वेटेज चैप्टर, पता चले कि तू इसी को छोड़ के जा रहा है एग्जाम में, तो इसको कर लेना बेटा। तो बेटा आपको ये था, देखो अब ये हुआ नहीं है तो मेरे बाल, ये बात तो समझ रहा है ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? वेजेज एंड सैलरी, और दूसरे में इसमें आ जाएगा इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ध्यान रखना बेटा, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लेना आपको। तो कंपनसेशन टू क्या ले लो बेटा? इंप्लॉय। इसके बाद इसमें प्लस करो। क्या प्लस करो जी? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऐड करो। पहली बात, हम इन सबको मिलाकर कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर एग्जाम में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो आप इसको अलग से ऐड मत करना। डन करें क्या? और प्रॉफिट 3 तरीके का होता है। वेरी गुड। रिटेन अर्निंग, जो कंपनी अपने पास में रखती है, कॉर्पोरेट टैक्स, और बेटा डिविडेंड। एक बालक कह रहा था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन था ये? अच्छा,
तो बेटा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसी को कहा जाता है रिटेन। सोचो ना, जो कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी वो रिटेन करेगी, तो इसी रिटेन अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसमें एक चीज और भी ऐड होगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ तो बेटा जब मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ इंप्लॉयड को आप ऐड करोगे तो फाइनली आपका आ जाएगा एनडीपीएफसी। रन करे क्या? पक्का बेटा? 100%? हाँ, मुझे एक आपके चेहरे देख के ना ऐसा लग रहा है कि बस अब खत्म करो सर। आप लोग को आदत कितने घंटे पढ़ने की है? 1 घंटे? तो बेटा आप इसको धीरे धीरे बढ़ा के 2, 2.5, 3 घंटे पे लेके चलो। सिंगल सिटिंग, जैसा आप रील देखते हो ना, एक बार आपने रील देखा और स्क्रॉल करते टाइम 2.5 घंटे निकल जाते हैं, देखा आपने? वैसे ही बेटा आपको ऐसा होना चाहिए, आप पढ़ने बैठो और 1 मिनट में टाइम क्रॉस हो गया। तो देखो बेटा, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं कि मैं आपको बोलते जाऊं और आप चीजों को स्टेप आउट ना करो। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो बस। एक आपको लास्ट वाला भी फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं। नेक्स्ट क्लास में आओगे, हम चैप्टर को खत्म करेंगे, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे और हम अगले चैप्टर पे आगे बढ़ जाएंगे। नहीं समझे क्या? तो बस लास्ट एक और मेथड आ जाओ। अगला मेथड कौन सा है बेटा बोलो? फाइनल एक्सपेंडिचर। तो फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड में सरकार, अच्छा इससे क्या निकलता है? जीडीपीएमपी। फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपीएमपी निकालता है बेटा। सारे एक्सपेंस को बेटा ऐड करते जाइए। कम ऑन एवरीवन, सारे एक्सपेंस को। तो बेटा इधर देखो, इसमें क्या क्या आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ जी, इसमें प्लस कर दो। हाँ जी, ग्रॉस डोमेस्टिक, माफ करिए, गवर्नमेंट, इसमें प्लस कर दो बेटा। क्या बोलो? क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा याद रखिएगा, इसी को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, है ना बेटा? हम इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। 1 मिनट रुक जाओ, तीसरा वाला भी नहीं आया ना बेटा, तीसरे वाले कहेंगे ग्रॉस। इसमें प्लस आएगा बेटा, क्या बोलो? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन। इसको ऐड कर दो। लेकिन बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 2 चीजें आती हैं, स्टार बना के लिख दीजिए। हाँ जी, इसमें एक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या बोलो बेटा? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वेरी गुड। और एक आता है बेटा, क्या बोलो? ये 2 चीजें पार्ट बनती है। एक चीज और प्लस किया जाता है बेटा, अरे बोलो बालक, एक चीज और प्लस किया जाता है, नेट एक्सपोर्ट। और इसमें कोई रटने की बात नहीं है बेटा। इधर देखो क्या आ जाएगा हमारा? क्या आ जाएगा बोलो बेटा? जीडीपी। और इसमें मेरे बालक कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई रटने वाली बात नहीं। इधर देखो, हमारा मेथड का नाम क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। आवाज दो बेटा, हमारे मेथड का नाम क्या है? फाइनल। तो भैया जितने सेक्टर हैं और एक सेक्टर जितने खर्चे करते हैं, सारे सेक्टर के खर्चे को ऐड कर दो बेटा। आवाज आओ, सारे के सारे बेटा फैक्ट। ये भी कह रहा है कि अब रहने दो। हाँ जी, इधर देखो बेटा, जितने भी एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है कि आपके जितने भी सेक्टर के खर्चे हैं, सारे सेक्टर के खर्चे को ऐड कर दो, हमारा जीडीपी आ जाएगा, यही ना? तो बेटा ऊपर देखो, क्या यहां पर कंज्यूमर वाला आ गया?
हाउस होल्ड वाला, बेटा चोरों वाला आ गया, गवर्नमेंट वाला आ गया, अरे ऊपर में है ना गवर्नमेंट वाला, और बेटा इधर फॉरेन सेक्टर वाला आ गया। तो सारे के सारे सेक्टर के खर्चों को ऐड कर दो, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, आपका जीडीपी निकल जाएगा। तो इधर देखो ना बेटा, इसीलिए कहा जाता है, आपके 12th वाले टीचर ने समझाया भी होगा कि नेशनल इनकम 3 तरीके से निकलता है, वैल्यू एडिशन, इनकम और एक्सपेंडिचर। वैल्यू एडिशन में हर स्टेज पर कितनी वैल्यू ऐड हुई है उसको ऐड कर दो, इनकम में क्या क्या हमारा इनकम आता है बेटा उसको ऐड कर दो, और एक्सपेंस में क्या क्या हम खर्च करते हैं उसको ऐड कर दो। तो इसका नाम ही है फाइनल एक्सपेंडिचर। अलग अलग सेक्टर से अलग अलग खर्चों को ऐड करते जाइए, हमारा बेटा क्या आ जाएगा, बोलो नेशनल इनकम। डन करें क्या यहां पर, पक्का 100%। अब बेटा देखिए, इसमें मुझे आपको कुछ प्रिकॉशन लगानी है। क्या लगानी है बेटा, कि अगर तुम प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो कुछ प्रिकॉशन को ध्यान में रखना है। लेकिन ये सब चीजें ना मैं आपको कराऊंगा कब, बोलो बेटा, नेक्स्ट क्लास में। इधर देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में 2 काम करना है अपने को। सबसे पहले इस चैप्टर को खत्म करना है। इसमें एक आपका प्रिकॉशन बचा है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन मेथड, प्रिकॉशन रिगार्डिंग द इनकम मेथड, प्रिकॉशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। मैं तीनों मेथड का प्रिकॉशन कराऊंगा। फिर उसके बाद हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं वो कराऊंगा। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो उसके बाद जीडीपी इज इक्वल टू कंट्री वेलफेयर, लेकिन उसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती बेटा, उसके 3 एक्सेप्शन हैं, तो वो मैं कराऊंगा। और उसके बाद एक रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कराऊंगा, जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट है ना। और उसके बाद आप देखोगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। आप जाके एनसीईआरटी का बुक उठा लेना, टोटल 15 कॉन्सेप्ट कराऊंगा, एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं है। क्या बात क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट क्लास में 4 कॉन्सेप्ट होंगे। इधर देखो, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे और मैं आपके साथ चालू कर दूंगा बेटा आपका चैप्टर नंबर 2। इधर देखो बेटा, चैप्टर नंबर क्या बोलो, 2। और चैप्टर नंबर 2 होगा मनी एंड बैंकिंग। डन करें। इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास कब होगी प्रॉपर बेटा, वो मैनेजमेंट आपको बता देगी। मोस्ट प्रोबेबली शायद मंडे को रखी गई है, तो वो बता दिया जाएगा आपको कि आपकी कब क्लास है। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।